मैं एक देख रहा था कि यहाँ पर जो चर्चा हुई और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि वाइट है, ब्लैक है कि वाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और मुझे विश्वास है दादा ने भी भाषण किया और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसी में लगे रहे। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मालूम है किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है। आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन 3 कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। इस देश के गरीब ने बैंक अकाउंट के लिए कोई जुलूस नहीं निकाला था, कोई मेमोरेंडम नहीं भेजा था। हमने जनधन योजना की थी और हमने इस जनधन योजना से उसके खाते खोले थे। किसी ने भी स्वच्छ भारत की मांग किसने की थी? लेकिन देश ने के सामने स्वच्छ भारत लेकर के गए, मामला चल पड़ा। कहां लोगों ने कहा था मेरे घर में शौचालय बनाओ? किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन हमने 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया। मांगा जाए तभी सरकार काम करे, वो वक्त चला गया। ये लोकतंत्र है, ये सामंतशाही नहीं है। हम लोगों ने लोगों की संवेदनाओं को समझ करके हमने सामने से देना चाहिए। नागरिकों को याचक बना करके हम नागरिकों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने नागरिकों को अधिकार देने के दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। नागरिक का सामर्थ्य पैदा करने के लिए, उसका आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं।
सरकार, एक मिनट दादा, अरे सुनो दादा, अरे दादा वही मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, जो नहीं चाहता है वो उसका उपयोग ना करे, उसके पास पुरानी व्यवस्था है। यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है कि उसको नहीं चाहिए तो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था चली नहीं गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 28 से हमारा खेतहर मजदूर 55% पर पहुंच गया है और जमीन कम होने के कारण खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबत आई है और वो मजदूरी करने पर किसी और के खेत में जाकर के मजदूरी होने कर मजबूर हो गया है। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खेती में निवेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही है और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी उसको निकलता है बच्चों को पालने में और पेट भरने में उसका चला जाता है और इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आजादी मिले, उस दिशा में हमने काम करने की आवश्यकता है। और हमारा किसान सिर्फ गेहूं और चावल वहां सीमित रहे उससे भी बात बनने वाली नहीं है। दुनिया में मार्केट क्या है, आज उसके रिसर्च हो रहे हैं। उस प्रकार की चीजों का उत्पादन करें और वो चीजें दुनिया के बाजार में बेचें। भारत की आवश्यकता है कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब 0 हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। और हमें हमारे देश के नौजवानों पे भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं।
4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत हम 2 हमारे 2। ये किसकी सरकार है? हम 2 हमारे 2 की। माननीय सदस्य इधर तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि को हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मोनोपोली दी जा रही है। अब आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। फल और सब्जी अगर बजट में साइलोज में रखेगा। ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, जब आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इस पे जीती है, इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बन के अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से जब बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है, राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया, अब उसी पे चर्चा करके राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सदन का भी अपमान कर रहे हैं सर। कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है
जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है। जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट